मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। हम एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल यशपाल का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। बचपन से ही यशपाल जी ने गरीबी देखा और उन्हीं के साथ बड़े हुए। युवावस्था में वो भारत की राजनीति अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और धीरे धीरे कांग्रेस इनका मोह भंग हो गया। आगे देखते हैं। पहले भाग में हमने यह सब अध्ययन किया है। यह दूसरा भाग है जिसमें उनके जीवन के कुछ और अन्य जानकारी एकत्र करेंगे। आगे यशपाल जी जन्म आदि लक्ष्यों पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, नौजवान भारत सभा का कार्यक्रम गांधीवादी कांग्रेस की समझौतावादी नीति की आलोचना करके जनता को उस राजनीतिक कार्यक्रम की प्रेरणा देना है जहां जनता में क्रांतिकारियों और महात्मा गांधी तथा गांधीवादियों के बीच एक बुनियादी अंतर की ओर संकेत करना उपयोगी होगा। लाला लाजपत राय की हिंदूवादी नीतियों से घोर विरोध के बावजूद उन पर हुए लाठीचार्ज के कारण, जिससे ही अंततः उसकी मृत्यु हुई, भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स की हत्या की। इस घटना को उन्होंने एक राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखा, जिसके प्रतिरोध के लिए आपसी मतभेदों को भुला देना जरूरी था। भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम कांड इसी सोच की एक तार्किक परिणति थी। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के विरोध में महात्मा गांधी ने जनता की ओर से व्यापक दबाव के बावजूद कोई औपचारिक अपील तक जारी नहीं की। अपने क्रांतिकारी जीवन के जो संस्मरण यशपाल ने सिंहावलोकन में लिखे, उनमें अपनी दृष्टि से उन्होंने उस आंदोलन और अपने साथियों का मूल्यांकन किया। तार्किकता, वास्तविकता और विश्वसनीयता पर उन्होंने हमेशा जोर दिया है। यह संभव है कि उस मूल्यांकन से बहुतों को असहमति हो, पर यशपाल पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का आरोप हो। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यशपाल को बहुत अच्छा क्रांतिकारी नहीं मानते। उनके क्रांतिकारी जीवन के प्रसंगों में उनके चरित्र हनन की दुर्भंग संधियों को भी पूरी तरह सच मानकर चलते हैं। शायद इसलिए यशपाल की ओर से मेरी निरंतर और बार बार वापसी को वे रेत की मूर्ति गढ़ने जैसा कुछ मानते हैं। क्रांतिकारी को भी वे बम पिस्तौल वाली राजनीति क्रांति तक ही सीमित करके देखते हैं। राजनीतिक क्रांति यशपाल के लिए सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन का ही एक हिस्सा थे। साम्राज्यवाद को वे एक शोषणकारी व्यवस्था के रूप में देखते थे, जो भगत सिंह के शब्दों में मनुष्य के हाथों मनुष्य के और राष्ट्र के हाथों राष्ट्र के शोषण का चरम रूप है। भगत सिंह और उनके साथियों की दस्तावेज, जिसके संपादक थे जगमोहन और चमन लाल, यह संस्करण 19 पृष्ठ संख्या 331 में लिखा गया है। इस व्यवस्था के आधार स्तंभ जागीरदारी और जमींदारी व्यवस्था भी उसी तरह उसके विरोध के मुख्य एजेंडे के अंतर्गत आते थे। देश में जिस रूप में स्वाधीनता आई और बहुतों की तरह वे भी संतुष्ट नहीं थे। स्वाधीनता से अधिक वे इसे सत्ता का हस्तांतरण मानते थे, और यह लगभग वैसा ही था जिसे कभी प्रेमचंद ने जान की जगह गोविंद को गद्दी पर बैठ जाने के रूप में अपनी आशंका व्यक्त की थी। क्रांतिकारी राष्ट्रभक्ति और बलिदान की भावना से प्रेरित संचालित युवक थे। अवसर आने पर उन्होंने हमेशा बलिदान से इसे प्रमाणित भी किया। लेकिन यशपाल अपने साथियों को ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा
आकांक्षा वाले साधारण मनुष्यों के रूप में देखे जाने पर बल देते हैं। अपने संस्मरणों में आज राजेंद्र यादव जिसे आदर्श घोषित करते हैं, वे देवता नहीं हैं। उसकी शुरुआत हिंदी में वस्तुतः यशपाल के इन्हीं संस्मरणों से होती है। ये क्रांतिकारी सामान्य मनुष्यों से कुछ अलग, विशिष्ट और अपने लक्ष्यों के लिए एकांतिक रूप से समर्पित होने पर भी सामान्य मानवीय अनुभूतियों से अछूते नहीं थे, हो भी सकते थे। शरद चंद्र ने पथेर दावी में क्रांतिकारियों का जो आदर्श रूप प्रस्तुत किया, यशपाल उसे अवास्तविक मानते थे, जिससे राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिलती हो। उसे क्रांतिकारी आंदोलन और उस जीवन को वास्तविकता का एक प्रतिनिधि और प्रामाणिक चित्र नहीं माना जा सकता। सुभाष चंद्र सेन गुप्त पथेर दावी में बिजली पानी वाली झंझावाती रात में सब्यसाची के निष्क्रमण को भावी महानायक सुभाष चंद्र बोस के पलायन के एक रूपक के तौर पर देखते हैं, जबकि यशपाल सब्यसाची के अति मानवीय से लगने वाले कार्यकलापों और खो खंडरों में बिताए जाने वाले जीवन को वास्तविक और प्रामाणिक नहीं मानते। क्रांतिकारी जीवन के अपने लंबे अनुभव को ही वे अपनी इस आलोचना के मुख्य आधार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 2 मार्च सन 1938 को जेल से रिहाई के बाद जब उसी वर्ष नवंबर में यशपाल ने विप्लव का प्रकाशन संपादन शुरू किया, तो अपने इस काम को उन्होंने बुलेटिन के रूप में परिभाषित किया। जिस अहिंसक और समतामूलक समाज का निर्माण वे राजनीतिक क्रांतिकारी के माध्यम से करना चाहते थे, उसी अधूरे काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लेखन को अपना आधार बनाया। अपने समय की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के केंद्र में रखकर लिखे गए साहित्य को प्रायः हमेशा ही विचारवादी कहकर लांछित किया जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी का प्रेमचंद के विरुद्ध बड़ा आरोप यही था। अपने ऊपर लगाए गए प्रचार के आरोप पर यशपाल ने उत्तर भी लगभग प्रेमचंद की ही तरह दिया। अपने पहले उपन्यास दादा कामरेड की भूमिका में उन्होंने लिखा, कला के प्रेमियों को एक शिकायत मेरे प्रति है कि कला को गौण और प्रचार को प्रमुख स्थान देता हूँ। मेरे प्रति दिए गए इस फैसले के विरुद्ध मुझे अपील नहीं करनी। संतोष है अपना अभिप्राय स्पष्ट कर पाता हूँ। दादा कामरेड संस्करण 59 पृष्ठ संख्या 4। अपने लेखकीय सरोकारों पर और विस्तार से टिप्पणी करते हुए बाद में उन्होंने लिखा, मनुष्य के पूर्ण विकास और मुक्ति के लिए संघर्ष करना ही लेखक की सार्थकता है। जब लेखक अपनी कला के माध्यम से मनुष्य की मुक्ति के लिए पुरानी व्यवस्था और विचारों में अंतर विरोध दिखाता है और नए आदर्श सामने रखता है, तो उस पर आदर्शहीन और भौतिकवादी होने का लांछन लगाया जाता है। आज के लेखक की जड़ें वास्तविकता में हैं, इसलिए वह भौतिकवादी तो है ही, परंतु वह आदर्शहीन भी नहीं है। उसके आदर्श अधिक यथार्थ हैं। आज का लेखक जब अपनी कला नए आदर्शों का समर्थन करता है, तो उस प्रचारक होने का लांछन लगाया जाता है। लेखक सदा ही अपनी कला से किसी विचार या आदर्श के प्रति सहानुभूति या विरोध पैदा करता है। साहित्य विचारपूर्ण होगा। साहित्य और यशपाल जी। यशपाल के लेखन की प्रमुख विधा उपन्यास है, लेकिन अपने लेखन की शुरुआत उन्होंने कहानियों से ही की। उनकी कहानियाँ अपने समय की राजनीति से उस रूप में आक्रांत शुरुआत यशपाल से ही होती है। आज की कहानी के सोच की जो दिशा है, उसमें यशपाल की कितनी ही कहानियाँ बतौर खाद इस्तेमाल हुई। वर्तमान और आगत कथा
परिदृश्य की संभावनाओं की दृष्टि से उनकी सार्थकता असंदिग्ध है। उनके कहानी संग्रहों में पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, भस्मावृत चिंगारी, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ और उत्तमी की माँ प्रमुख है। जो और जैसी दुनिया बनाने के लिए यशपाल सक्रिय राजनीति से साहित्य की ओर आए थे। उनका नक्शा उनके आगे शुरू से बहुत कुछ स्पष्ट था। उन्होंने किसी यूटोपिया की जगह व्यवस्था की वास्तविकता उपलब्धियों को ही अपना आधार बनाया था। यशपाल की वैचारिक यात्रा में यह सूत्र शुरू से अंत तक दिखाई देता है कि जनता का व्यापक सहयोग और सक्रिय भागीदारी ही किसी राष्ट्र के निर्माण और विकास के मुख्य कारक हैं। यशपाल हर जगह जनता के व्यापक हितों के समर्थक और संरक्षक लेखक हैं। अपनी पत्रकारिता और लेखन कर्म को जब यशपाल बुलेट की जगह बुलेटिन के रूप में परिभाषित करते हैं तो एक तरह से वे अपने रचनात्मक सरोकारों पर ही टिप्पणी कर रहे होते हैं। ऐसे दुर्धर्ष लेखक के प्रतिनिधि रचना कर्म का यह संचयन उसे संपूर्णता में जानने समझने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। वर्षों विप्लव पत्र का संपादन संचालन समाज के शोषित उत्पीड़ित सामाजिक बदलाव के लिए संघर्षरत व्यक्तियों के प्रति रचनाओं में गहरी आत्मीयता, धार्मिक ढोंग और समाज की झूठी नैतिकताओं पर करारी चोट। अनेक रचनाओं के देसी विदेशी भाषाओं में अनुवाद, तेरी मेरी उसकी बात नामक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया था। पुरस्कार आगे यशपाल को जो भारत सरकार और अन्य जो पुरस्कार मिले हैं सम्मानित किया गया था। देव पुरस्कार 1955, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1970, मंगला प्रसाद पारितोषिक 1971, पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे इनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात, पिंजड़े की उड़ाना, फूलों का कुर्ता, भस्मावृत चिंगारी, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल तथा चक्कर क्लब, जो इनके व्यंग संग्रह हैं। आगे देखते हैं इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात, ये सभी उपन्यास हैं। इनकी कहानी संग्रह हैं पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल, भस्मावृत चिंगारी, उत्तमी की माँ, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, ज्ञानदान, वो दुनिया। इनके कुछ व्यंग संग्रह भी हैं, चक्कर क्लब, कुत्ते की पूछ। तो ये है मित्रों यशपाल जी का सामान्य साहित्यिक जीवन परिचय। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।